हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के जीव विज्ञान के दूसरे पाठ श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित दो वीडियो हो चुके हैं जिनमें हम श्वसन के प्रकार, श्वसन तंत्र, श्वसनांग आदि पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम श्वसन की क्रियाविधि यानी कोशिकीय श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे और किस प्रकार से हमारे शरीर में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है वो पढ़ेंगे। तो ये जो चित्र दिख रहा है पिछले वीडियो का है, जिसमें श्वसन तंत्र दिख रहा है। इसमें दिख रहा है नाक है, फिर नासिका, तो नाक नासिका एक ही होती है, फिर नासा मार्ग, फिर पिछला भाग ग्रसनी, ग्रसनी के बाद फिर कंठ, श्वासनाल, श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायुकुटिकाएं और फेफड़े। ये वायु के जाने का रास्ता है कि यहाँ से वायु चलती है, इस तरह से यहाँ पे आके पहुंचती है। अब इस वीडियो में हम इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे। हमें पढ़नी है श्वसन की प्रक्रिया, और श्वसन को ही कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया अगर हम इसको देखते हैं, कोशिकीय श्वसन, तो इसको अगर हम दो पार्ट में बांटे तो एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन। अब जो बाह्य श्वसन है इसे दो पार्ट में बांटा गया है। एक है निःश्वसन और एक है निःश्वसन। और फिर जो अंतः श्वसन है इसके मुख्य चार भाग हैं। तो एक भाग है ग्लाइकोलाइसिस, फिर दूसरा भाग है ऑक्सीकारक, विकार्बोक्सिलीकरण, ये हो गए दो भाग। अब तीसरा चौथा भाग यहाँ लिख लेते हैं, यानी क्रम से इसका से 1 2 हुआ, इसका ये 1 2 है, इसका 3 यहाँ लिख लेते हैं। क्रेब्स चक्र जो तीसरा पोर्शन है 3 नंबर, और इसी का जो चौथा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। चौथा। तो कोशिकीय श्वसन में ये इतने काम जब होते हैं तब जाकर कंप्लीट कोशिकीय श्वसन होता है। जिसमें से ये जो बाह्य श्वसन है, ये बाह्य श्वसन को हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, और जो अंतः श्वसन है ये अंतः श्वसन है। लेकिन जब बाह्य श्वसन अंतः श्वसन मिल जाते हैं तो होता है कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन क्या है? कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गैसीय विनिमय होता है, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। तो बात करते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या है? गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं, यानी कि हम नाक से वायु को अपने फेफड़ों में ले जाते हैं और बदले में फेफड़ों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वापस नाक और मुंह से निकाल देते हैं। ये होता है बाह्य श्वसन। और अंतः श्वसन में क्या होता है कि अंतः श्वसन में जो बाह्य श्वसन हुआ इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब जो बाह्य श्वसन है इसके दो भाग हैं, एक है निःश्वसन, एक है निःश्वसन। निःश्वसन यानी इनकमिंग, निःश्वसन आउटगोइंग। निःश्वसन में क्या होता है? निःश्वसन में ऑक्सीजन जो है ये फेफड़ों में आई तो निःश्वसन हुआ। अब फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस निकल गई तो निःश्वसन। तो निःश्वसन निःश्वसन मिला के बनता है बाह्य श्वसन। अब अंतः श्वसन की बात करते हैं। जो अंतः श्वसन होता है इसके आगे होता है, इसको पहले बता चुके हैं। हमें मुख्य पढ़ना है अंतः श्वसन, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है पहली प्रक्रिया, जिसमें ग्लूकोज टूटता है। दूसरी ऑक्सीकारक विकार्बोक्सिलीकरण है। तीसरा क्रेब्स चक्र है और चौथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है।
तो इन्हीं 4 अंगों को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें तो जानते हैं बस ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना। तो ग्लाइकोलिसिस पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे इनके चक्रों को बहुत लॉन्ग में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सिलेबस में उतना लॉन्ग में है नहीं। जब 11 में जाएंगे तब इनको लॉन्ग में पढ़ेंगे। तो अभी जो 4 स्टेप हैं इन्हीं को शॉर्ट में पढ़ते हैं, जैसा कि सिलेबस में है। तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पथ भी कहते हैं। ईएमपी पथ, इसका रीजन ये है क्योंकि 3 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था इम्बेडेन, एक थे मेयरहाफ, एक थे पारनास। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस की खोज किया है, इसीलिए इसको ईएमपी पथ या इम्बेडेन मेयरहाफ पारनास पथ भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, मेन काम ये पढ़ना है। तो ग्लाइकोलिसिस में जी हम खाते क्या, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है, बस यही काम होता है। बाकी इसकी डिटेल साइकिल कक्षा 11 में है। तो ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। एक बात तो याद रखेंगे, ग्लूकोज में होते हैं 3 कार्बन, पायरुविक अम्ल में ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन और पायरुविक अम्ल में होते हैं 3 कार्बन। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लूकोज का टूटना कहते हैं। क्योंकि नाम है ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लाइको से ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स टूटना। हाँ, ये बात करते हैं कहाँ पे होता है। जैसे कि हम देखते हैं, ये है कोशिका। कोशिका में केंद्रक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, जीव द्रव्य भरा हुआ है। अब जैसे कि हमने बताया कि अभी हम पढ़े हैं बाह्य श्वसन, जहाँ पे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंची। अब फेफड़ों से क्या होता है, रक्त उस ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कोशिका में पहुंचाता है। कोशिका में यानी रक्त के माध्यम से, मान लीजिए रक्त है, अब रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन आ रहा है जो कि कोशिका के अंदर पहुंचा। अब मानते हैं कोशिका एक घर है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, किसी का नाम केंद्रक है, किसी का माइटोकॉन्ड्रिया, किसी गाल्जी का, राइबोसोम, बहुत सारे जो कोशिकाएं उनको हम कमरे मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन यहाँ पहुंचे से हम घर में जाते हैं, तो डायरेक्टली घर में नहीं घुस जाएंगे, मतलब कि जब घर में जाएंगे तो डायरेक्टली किसी कमरे में नहीं जाएंगे, पहले घर के अंदर जाएंगे बरामदा में, उसके बाद फिर कमरे में जाएंगे। तो वैसे सिस्टम यहाँ पर है कि जो ऑक्सीजन है ये पहले जीव द्रव्य में पहुंची, जो कि जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के बाद ये जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो पहला स्टेप है, जो ग्लाइकोलिसिस है, वो इस जीव द्रव्य के अंदर होता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है जीव द्रव्य में होता है। इसके अलावा बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो तीनों के तीनों स्टेप होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन जो पहला स्टेप है ये जीव द्रव्य में होता है। हाँ, ये बात करते हैं इसमें क्या क्या बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है और प्लस में 2 NADH2 प्राप्त होता है। जैसा कि पहले बताए थे कि NADH2 में क्या होता है, एक NADH2 में 3 एटीपी होते हैं, तो 2 हो गया तो 2 हो गया 6, यानी इसका मतलब हुआ 6 एटीपी। तो 2 में 2 3 6, तो 6 ये हो गया, 2 ये मिला के 8 एटीपी। वैसे 2 एटीपी और मिलता है, यानी कहने के लिए ग्लाइकोलाइसिस में कुल 10 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाती है और 8 एटीपी ऊर्जा बचती है। तो ये याद रखेंगे कि हमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान कुल 8 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राप्त कैसे हुई, 2 एटीपी के रूप में और 2 NADPH2 के रूप में प्राप्त होती है, जिसको रूपांतरित करने पर 6 एटीपी बनता है, तो 6 2 8। तो ये क्लियर है, ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशाद्रव्य में या जीव द्रव्य में ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है और पायरुविक अम्ल 3 कार्बन वाले अणु 2 होते हैं। इसमें कुल 10 एटीपी ऊर्जा बनती है, जिसमें से 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाती है, 8 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको खोजने वाले वैज्ञानिक है इम्बेडेन मेयरहाफ पारनास, इसीलिए शॉर्टकट में इसको ईएमपी पथ भी कहते हैं। तो ये तो हो गई ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, ग्लूकोज का टूटना।
अब हम अगली प्रक्रिया की बात करते हैं, इसको बनाने। जो नंबर 2 प्रक्रिया है वो है ऑक्सीकारक विकार्बोक्सिलीकरण। सेकेंड स्टेप, ऑक्सीकारक विकार्बोक्सिलीकरण। तो 8 एटीपी वहां पे मिला ही है, तो याद रखेंगे। अब ऑक्सीकारक विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, देखिए जो स्टेप है सब एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहां पे ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना, अब पायरुविक अम्ल जो बना था वो आगे बढ़ेगा। और ये भी याद रखेंगे पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने, तो पायरुविक अम्ल जो है, अब यहाँ पर पायरुविक अम्ल से बनेगा एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम। इसके दौरान हमें प्राप्त होती है 2 NADH2, और NADH2 मतलब क्या होता है, 3 एटीपी, तो होते हैं 6, यानी कि 6 एटीपी ऊर्जा। तो यहाँ बताएंगे ऑक्सीकारक विकार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया के दौरान एक पायरुविक अम्ल जब एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, बदलता है, तो उसके दौरान 2 NADPH2 ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे जब हम एटीपी में बदलते हैं तो 6 एटीपी ऊर्जा हो जाती है। तो पहले कितना था, 8, और हो गया 6। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्रेब्स चक्र। हाँ, ये बात याद रखेंगे, जो अभी स्टेप हुआ है विकार्बोक्सिलीकरण, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे वहां पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो पहला जीवदेव था, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। अब थर्ड स्टेप है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र इसलिए नाम है क्योंकि इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है सर हैंस क्रेब्स, तो उन्होंने अपने नाम से नाम रखा है क्रेब्स चक्र। इसको TCA चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसका एक और नाम है, टी से होगा ट्राई, सी से कार्बोक्सिलिक, और ए से अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र तो है। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहेंगे, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, विकार्बोक्सिलीकरण वहां हुआ था एक ही बार, यहाँ पे 3 बार ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसको हम C3 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि 3 बार होता है। और हर बार यानी एक बार में एक NADH2 बनता है, तो 3 बार में हो गया 3 बार, यानी कि 3 NADH2। तो 3 तो NADH2 बन गया, साथ में एक FADH2 बनता है और एक ATP बनता है। अब इनको अगर हम जोड़ें तो तीन अणु है, तो 3 3 का 9, क्योंकि एक में 3 होता है NADH2 में, तो 9 हो गया, प्लस FADH2 में 2 होता है तो 2, और प्लस ATP तो 1 है ही, तो 9 2 11 1 12। तो एक बार में बना 12, लेकिन पहले ही बताएं ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है, तो एक अणु ने चक्कर लगाया, एक पायरुविक अम्ल से ये काम हुआ और दूसरे पायरुविक अम्ल से फिर यही काम होगा, यानी 2 चक्कर, तो हो जाएगा 24। तो इस तरह से हो जाता है 24। अब जोड़ लेते हैं, 8 6 14, 14 24 38। इस तरह से बनती है 38 एटीपी ऊर्जा। तो जो क्रेब्स चक्र है, ये काम भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाता है। हाँ, ये बात कर लेते हैं इसमें बना क्या, जैसे ग्लाइकोलिसिस में अंत में बना था पायरुविक अम्ल, फिर उसके बाद अगले स्टेप में यानी विकार्बोक्सिलीकरण में अंत में बना था एसिटिल कोएंजाइम, और इसमें जो बनता है वो बनता है सिट्रिक अम्ल। ये प्रथम उत्पाद होता है सिट्रिक अम्ल, इसीलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक अम्ल बनता है। ये पहला उत्पाद है, और आखिरी उत्पाद होता है आक्जेलो एसिटिक अम्ल, आक्जेलो एसिटिक अम्ल। तो क्रेब्स चक्र एक ऐसा चक्र है जो 2 बार होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको खोजने वाले सर हाइंस क्रेब्स हैं। इसे TCA चक्र या C3 चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इसमें एक चक्र के दौरान 3 NADPH2, 3 NADH2
और साथ में एक FADH2 और एक ATP बनती है, यानी कुल 12 ATP ऊर्जा बनती है। तो 2 चक्रों में कुल 24 ATP ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इन 3 स्टेप में कुल 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि एक बार श्वसन में ऐसा होता है। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इसके हम चौथे स्टेप की बात करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, नंबर 4। लेकिन जो ऊर्जा बननी थी वो तो बन चुकी है, अब ऊर्जा बनेगी नहीं, सिर्फ ऊर्जा का वितरण होगा। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में ETS बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उन 3 स्टेप में तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनी। अब ये काम भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होना है, लेकिन अब ऊर्जा तो बनी नहीं, क्योंकि ऊर्जा जो बननी थी सो बन गई। हाँ, एक बात और, जो ऑक्सीजन गैस आई है उसका वास्तविक यूज यहाँ पे होता है, उसका उपयोग यहाँ किया जाएगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की सहायता से यहाँ पे जो ऊर्जा बनी है उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन्स के रूप में आवश्यकता अनुसार शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो वह तंत्र जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन के रूप में शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, उस तंत्र को इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। तो ये कोशिकीय श्वसन की अंतःक्रिया हो गई, यानी अंतःश्वसन हो गया, जिसमें 4 स्टेप। पहला ग्लाइकोलाइसिस, जो जीवदेह में हुआ। इसके दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने, कुल 8 ATP ऊर्जा प्राप्त हुई। दूसरा ऑक्सीकारक विकार्बोक्सिलीकरण हुआ, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। इसमें 6 ATP ऊर्जा प्राप्त हुई और अंतिम उत्पाद एस्टिल कोएंजाइम बना। तीसरा स्टेप क्रेब्स चक्र, जिसमें प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल बना, अंतिम उत्पाद ऑक्सैलोएस्टिक अम्ल बना। ये चक्र 2 बार होता है। इसमें 2 बार में मिलाकर कुल 24 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रकार से कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत उस ऊर्जा का वितरण किया जाता है। तो ये है ऊर्जा का निर्माण। तो इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक की बात करेंगे, जिसको कहते हैं श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट, शॉर्टकट में RQ। तो श्वसन गुणांक देखते हैं, तो RQ फार्मूला होता है RQ इक्वल टू CO2 के उत्सर्जन की दर बटा O2 के ग्रहण की दर, यही है RQ। श्वसन गुणांक क्या है? श्वसन गुणांक वह गुणांक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की दर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला, और ऑक्सीजन के ग्रहण की दर, ऑक्सीजन गैस कितनी ग्रहण की गई, दोनों का भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वही होता है RQ। जैसे कि हम लोग मानो है, तो मानो की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मानो में, तो मानो में हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज खाते हैं, तो साथ में ऑक्सीजन भी जाती है अंदर। तो 6 ऑक्सीजन के अणु अंदर जाते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु ही बाहर निकलते हैं, यानी 6/6 काट दें तो उत्तर आता है 1, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। अन्य भी कई सारे उदाहरण होते हैं, जैसे कि हम बात करें किण्वन की, तो किण्वन का श्वसन गुणांक अनंत होता है। फिर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का श्वसन गुणांक लगभग 0.8 होता है। वसा का श्वसन गुणांक लगभग 0.7 होता है। सबका अलग अलग होता है। तो मेन कार्बोहाइड्रेट है जिसका श्वसन गुणांक 1 होता है। तो इस वीडियो में हम श्वसन या कोशिकीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। 38 ATP ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ चुके हैं, और श्वसन गुणांक पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से यह अध्याय श्वसन यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम अगले अध्याय की चर्चा करेंगे।